Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 17 Catastrophe. What do you know about the zamindari system prevalent in ancient India? So let me give you a short note about the zamindari system, and this chapter is related to that only. So here I am briefing you some points about zamindari system. So, zamindari system is also known as permanent land settlement. तो यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम के बारे में ऐसा बताया गया है कि हम ज़मींदारी सिस्टम को परमानेंट लैंड सेटलमेंट भी कह सकते हैं. ज़मींदार्स वर नोन एज ओनर्स ऑफ लैंड. जो ज़मींदार्स होते थे, मतलब जिनके पास ज़मीन होती थी, जिसके पास लैंड होती थी, उनको ओनर ऑफ लैंड कहते थे. ज़मींदार्स वर गिवन राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स. मतलब जो ज़मींदार थे ना, उनके पास राइट था कि वो रेंट कलेक्ट करे पीजेंट्स के पास से. व्हेन ज़मींदार बिकेम ओनर ऑफ द लैंड, फार्मर बिकेम टेनेंट्स. मतलब जब ज़मींदार है ना ओनर बनने लगे लैंड का, जो फार्मर थे, जो एक्चुअल फार्मर थे ना, वो टेनेंट्स, मतलब हम लोग नहीं बोलते रेंट पे रहने वाले लोग, वैसे बनने लगे. So now I have briefed you about the zamindari system. You will easily able to understand this chapter. So let's start from here. In Banaras district, there is a village called Bira, in which an old childless widow used to live. बनारस डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम बीरा है. वहाँ पे एक बूढ़ी चाइल्डलेस, मतलब जिसके पास बच्चा ना हो, विडो मतलब जिनके जो हस्बैंड है वह रहे ना हो, तो वो वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में रहा करती थी. शी वॉज अ गॉन्ड वूमेन नेम्ड बुंगी एंड शी डिड नॉट ओन आइदर अ स्क्रैप ऑफ लैंड और अ हाउस टू लिव इन. गोंड का मतलब होता है अ मेंबर ऑफ एन इंडिजिनियस पीपल लिविंग इन द हिल फॉरेस्ट और सेंट्रल इंडिया. मतलब वो फॉरेस्ट वगैरह में जो रहते हैं ना, वैसी वूमेन थी, तो इसके लिए उसका नाम बूंगी रखा गया. उसके पास कुछ नहीं था. स्क्रैप ऑफ लैंड मतलब एक टुकड़ा भी नहीं था लैंड का रहने के लिए. उसके पास घर भी नहीं था रहने के लिए. हर ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उसके जीने का तरीका, वॉज अ पार्चिंग ओवन. पार्चिंग मतलब होता है कुकिंग बाय ड्राई रोस्टिंग. मतलब जो एक ओवन था उसके पास, वही उसके जीने का तरीका था, क्योंकि उस पर ही वह खाना बना के बेचती थी. द विलेज फोक कंस्टमरली हैव वन मील अ डे ऑफ पार्च्ड ग्रेन. मतलब जो भी विलेज में लोग थे ना, उनको एक दिन में जो एक दिन होता है ना, उसके अंदर ये पार्च्ड मील तो चाहिए ही रहता था. सो देयर वॉज ऑलवेज अ क्राउड अराउंड बुंगीज ओवन. इसकी वजह से बुंगी है उसके ओवन के आसपास क्राउड रहता था. वॉट एवर ग्रेन सी वॉज पेड फॉर पार्चिंग सी वुड ग्राइंड और फ्राई एंड ईट इट. यानी कि उसको जितना भी रुपीस मिलते थे वो ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, वो एक्सेप्ट करके उसको पार्च करके दे देती थी. She slept in a corner of the same little sack that sheltered the oven. मतलब एक रफली बिल्ड हट था, जिसको एकदम मतलब एकदम अच्छी तरह से भी हट नहीं बना हुआ था. वहाँ पे जो ओवन को शेल्टर किया हुआ था, वहाँ पे वह रहती थी. As soon as it was light, she would get up and go out to get the dry leaves from all around to make her fire. यानी कि जैसे ही लाइट, मतलब जैसे ही मॉर्निंग हो जाती थी, वह उठती थी, जाती थी फॉरेस्ट में, और फिर ड्राई लीव्स लेके आती थी ताकि वो उधर फायर बना सके. पहले के ज़माने में उसे ड्राई लीव्स पे फिर फायर चलाते थे स्टोन्स को रब करके, राइट. शी वुड स्टैक द लीव्स राइट नेक्स्ट टू द ओवन एंड आफ्टर 12 लाइट द फायर. मतलब वह ओवन के बाजू में लीव्स रख देती थी, और जैसे ही 12 बज जाते थे ना दोपहर के, तो वो चालू कर देती थी, मतलब लाइट अप कर देती फायर, और ये जो पार्च करने का था ग्रेन वो चालू कर देती थी. बट ऑन द डेज व्हेन शी हैड टू पार्च ग्रेन फॉर पंडित उदयबान पांडे. पर जिन दिनों में उनको पंडित ये उदयबान पांडे के लिए ग्रेन पार्च करने पड़ते थे, द ओनर ऑफ द विलेज, ये जो पंडित थे ना, ये ओनर थे विलेज के, तो सी वेंट टू बेड हंग्री. मतलब जब उनको पार्च करना पड़ता था ना ग्रेन्स, ये पंडित उदयबान पांडे के लिए, तब उन्हें भूखा सोना पड़ता था. सी वॉज ऑब्लिज टू द वर्क विदाउट पे फॉर पंडित उदयबान पांडे. मतलब
उसको पैसे नहीं मिलते थे पंडित उदयपान पांडे के वर्क करने के लिए। सी ऑल्सो हैड टू फेच वाटर फॉर हिज हाउस, उसको उनके घर के लिए पानी भी भर के आना पड़ता था। एंड फॉर दिस रीज़न फ्रॉम टाइम टू टाइम द ओवन वॉज नॉट लिट, और इसी कारण की वजह से कभी कभार ओवन समय से समय तक मतलब समय से समय पर ओवन जलता नहीं था। सी लिव्ड इन पंडित विलेज, वो पंडित के विलेज में रहती थी। देयरफॉर ही हैड फुल अथॉरिटी टू मेक हर डू एनी सॉर्ट ऑफ ऑड जॉब, उसको अथॉरिटी थी कि वो कुछ भी ऑड जॉब वो लेडी से करवाए, बुंगी से करवाए। In his opinion, if she received food for working for him, how could he consider as the work done without pay? He was doing her in favor, in fact, by letting her live in the village at all. तो पंडित को ऐसा लगता था कि अगर उसे खाना मिलता है उसके लिए काम करने के लिए, तो वो इसे हम लोग वर्क डन विदाउट पे नहीं कहेंगे। और वो सोचता था कि मैं उसमें फेवर तो ये कर ही रहा हूँ कि उसको विलेज में रहने दे रहा हूँ, तो फिर मैं उसको अपने रुपीज़ क्यों पे करूँ पार्च करने के लिए ग्रेन्स। इट वॉज स्प्रिंग, अ डे ऑन विच द फ्रेश ग्रेन वॉज फ्राइड एंड ईटन एंड गिवन एज अ गिफ्ट, मतलब स्प्रिंग का दिन था जिस दिन पे फ्रेश ग्रेन थे उसको फ्राई किए जाते थे और खाए जाते थे और गिफ्ट की तरह दिए जाते थे। No fire was lit in the houses and Bungi's oven was put to good use today, मतलब किसी भी घर में फायर नहीं जलाई जाती थी और बुंगी के ओवन से ही जो पार्च्ड ग्रेन्स होते थे उसे ही खाया जाता था। सो देयर वॉज अ क्राउड वर्दी ऑफ विलेज फेयर अराउंड, मतलब एक वजह से विलेज का जो पूरा क्राउड है उसके आजू बाजू गैदर हो जाता था। सी हैड स्कार्सली opportunity to draw a breath because of the customers' impatience, squabbles kept breaking out. ऐसा कहा जाता है ना कि उसके पास सांस लेने का भी समय नहीं था क्योंकि कस्टमर बहुत इम्पेशेंट थे और स्क्वेबल्स मतलब बहुत क्वेरल्स कर रहे थे। देन 2 सर्वेंट्स अराइव ईच कैरिंग अ हीप्ड बास्केट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम पंडित उदयबान विद द ऑर्डर टू पार्च इट राइट अवे। फिर 2 सर्वेंट आए जिनके हाथ में बास्केट था, उसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्स थे जो पंडित उदयबान ने भेजे थे ये ऑर्डर के साथ कि उन्हें अभी की अभी पार्च किया जाए। When Bungi saw the 2 baskets, she was alarmed, मतलब वो शॉक हो गई। It was already after 12 and even by the sunset she would not have time to patch so much grain, मतलब 12 तो हो ही चुके थे और सनसेट के बाद भी ये ग्रेन ख़त्म नहीं होंगे चॉप करने के लिए क्योंकि वो बहुत सारे ग्रेन दिए थे उसे चॉप करने के लिए। She would have no time to parch so much grain. Now she would have to stay at the oven parching until after dark for no payment. तो वो सोचती है उसे अंधेरे के बाद भी इधर पार्च करने के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि ये उस पंडित का ऑर्डर था और विदाउट पेमेंट काम करना पड़ेगा। इन डिस्पेयर शी टुक द 2 बास्केट, मतलब यही सोचते सोचते उसने 2 बास्केट ले लिए। वन ऑफ द फ्लंकी सेड मीनिंगली डोंट वेस्ट एनी टाइम और यू विल बी सॉरी। फ्लंकी मतलब जो वो 2 सर्वेंट्स आए थे ना पंडित उदयबान के, वो उसे कहते हैं कि अभी तू अपना टाइम वेस्ट नहीं कर, नहीं तो फिर तेरे को सॉरी होना पड़ेगा। सो विद दिस कमांड द सर्वेंट्स वेंट अवे एंड बुंगी बिगेन टू पार्च द ग्रेन। इस ऑर्डर के साथ जो सर्वेंट्स है वो चले गए और बुंगी उन ग्रेन को पार्च करने लगी। इट्स नॉट लाफिंग मैटर टू पार्च अ होल मॉन्ड ऑफ ग्रेन, मॉन्ड मतलब 38 kg ऑफ ग्रेन मॉन्ड करना मतलब पार्च करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। She had to keep stopping from parching in order to keep the oven fire going, मतलब उसको रुकना पड़ता था नहीं तो फिर ओवन की फायर जलती नहीं रहेगी। मतलब वो एक बार पार्च करती है फिर उसे बीच बीच में थोड़े टाइम की ब्रेक लेनी पड़ती थी ताकि वो जो ओवन की फायर है वो बुझ नहीं जाए। सो बाय द सन डाउन नॉट इवन हाफ द वर्क वॉज डन, मतलब 38 kg का हाफ वर्क भी नहीं हुआ था उससे, सन डाउन हो गया था तो भी। She was afraid that Panditji's men would be coming. She began to move her hand all the more frantically. मतलब उसको ऐसे डर लगने का कि अरे अभी तो पंडित जी के आदमी आ जाएंगे और फिर इसकी वजह से वो अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगी। Soon the servants returned and said, "Well, is the grain passed?"
सर्वेंट्स आए और उन्होंने पूछा कि क्या ग्रेन पार्च हो गए। फीलिंग होट बुंगी से कांट यू सी आई एम पार्चिंग इट नाउ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अभी पार्च कर रही हूँ। द होल डे इज गॉन एंड यू हैवंट फिनिश एनी मोर ग्रेन देन दिस, हैव यू बीन रोस्टिंग इट और स्पॉइलिंग इट। तो वो लोग कहते हैं कि तुम पूरा दिन चला गया है और तुमने इतने ही ग्रेन किए हैं, तुम रोस्ट कर रही थी कि उसे बिगाड़ रही थी। दिस इज़ कम्प्लीटली अनकुक्ड, हाउ इट्स गोइंग टू बी यूज्ड फॉर फूड, यानी कि इतना अनकुक्ड है, मतलब अच्छी तरह से पका हुआ भी नहीं है, तो हम लोग उसको खाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। इट्स रियून ऑफ अस, मतलब ये तो बहुत ख़राब चीज़ हो गई। यू विल सी वॉट पंडित जी डू टू यू फॉर दिस, अभी तुम देखना पंडित जी तुम्हारे साथ क्या करते हैं। द रिजल्ट वॉज दैट नाइट द ओवन वॉज डग अप एंड द बुंगी वॉज लेफ्ट विदाउट द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब उसी रात को वो जो ओवन था उसे हटा दिया गया और अभी बूंगी के पास रहने का लिए कोई ज़रिया नहीं बचा था। बूंगी नाउ हैड नो मीन्स ऑफ सपोर्ट, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं रही थी। द विलेजर्स सफर्ड अ गुड डील टू फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवन, विलेजर्स को भी बहुत सफ़र करना पड़ा क्योंकि एक टाइम का जो मील था वो इसी पास्ट ग्रेन से ही आता था विलेजर्स के लिए। So, in many houses, even at noon, cooked cereals were no longer available. शाम के समय पे काफ़ी घरों में कुक्ड सीरियल्स जो थे ना वो अवेलेबल नहीं थे। People went to पंडित जी and asked him to give the order for the old woman's oven to be refilled and the fire once more lit, but he paid no attention to them. काफ़ी लोग पंडित जी के घर गए, उन्हें कहा कि आप ये ओल्ड वुमेन के ओवन को फिर से बनाइए और उन्हें फिर से ऑर्डर दीजिए कि वो फायर फिर से जला दे, पर जो पंडित था वो उन्हीं बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ही कुड नॉट सफ़र लॉस ऑफ फेस, वो सफ़र नहीं करना चाहता था इस लॉस का। A few people who wished her well urged her to move to another village. जो लोग उसकी भलाई चाहते थे वो उसको कह के गए बूंगी को कि तुम दूसरे विलेज में चली जाओ। But her heart would not accept this suggestion. But उसका दिल नहीं मान रहा था। She had spent her 50 miserable years in this village. उसने अपने 50 साल ये गाँव में बिताए हैं। And she loved every leaf on every tree. मतलब वो हर पत्ता हर एक ट्री का उसे पसंद है। दैट मीन्स वो इस गाँव को छोड़ना नहीं चाहती है। हियर सी हैड नोन द सॉरो एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, मतलब उसे इधर दुख भी मिला है तो सुख भी मिला है ज़िंदगी का। सी कुड नॉट गिव इट अप नाउ इन द लास्ट डेज, मतलब वो इसे छोड़ना नहीं चाहती है। द वेरी आइडिया ऑफ मूविंग डिस्ट्रेस्ड हर, यानी कि ये गाँव को छोड़ के जाने वाला आइडिया उसे पसंद नहीं आया। सॉरो इन दिस विलेज वॉज प्रेफरेबल टू हैप्पीनेस इन द अनदर। अ मंथ वेंट बाय, एक महीना चला गया। वेरी अर्ली वन मॉर्निंग पंडित उदयबान टेक हिज लिटिल बैंड ऑफ सर्वेंट विथ हिम, मतलब एक मॉर्निंग पंडित उदयबान अपने कुछ सर्वेंट्स के साथ बाहर गया। वेंट आउट टू कलेक्ट हिज रेंट्स, मतलब दूसरों के रेंट कलेक्ट करने गया। Now when he looked towards the old woman oven, he fell into violent rage. जब उसने वो बूंगी के ओवन को फिर से देखा तो उसके अंदर बहुत गुस्सा आ गया। It was been made again, उसे फिर से बना दिया गया था। बूंगी was energetically rebuilding it with the balls of clay. जो बूंगी थी वो उसे फिर से बना रही थी, वो क्ले के बॉल्स होते हैं उससे। Most likely she would spend the night at this work and wanted to finish it before the sun was high. मतलब ये पूरी रात बैठ के वो करना चाहती थी और इससे पहले सन मतलब मॉर्निंग हो जाए वो इससे पहले अपना काम ख़त्म करना चाहती थी। She knew that she was going against the Pandit's wish, but she hoped that she had forgotten his anger by then. मतलब उसे पता था कि वो पंडित के विश के अगेन कर रही है, पर फिर भी उसने उसका जो एंगर था वो भूल के ये बनाने लगी। बट एलास द पुअर क्रिएचर हैड ग्रोन आउट विदाउट ग्रोइंग वॉइस, पर जो वो बुरी औरत है वह अक्ल के साथ भरी नहीं हुई। सडनली पंडित जी साउटेड, बाय हुज ऑर्डर, किसके ऑर्डर से तुम रीबिल्ड कर रही हो। सो bewildered, बूंगी सॉ दैट ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर हर, बूंगी ने देखा कि वो उसके पीछे ही खड़ा था। ही डिमांडेड वंस अगेन, बाय हुज ऑर्डर आर यू बिल्डिंग इट। In a flight, she said, everybody said that I should build it and so I am building it. So उसने पूछा कि तुम किसके ऑर्डर से बिल्ड कर रही हो, फिर से उसने ऐसा पूछा तो वो बोलती है कि मेरे को लोगों ने कहा कि बिल्ड कर देना चाहिए तो मैंने भी बिल्ड कर दिया।
आई विल हैव इट स्मैश्ड अगेन, मैं फिर से इसे तोड़ दूंगा. विद दिस ही किक्ड द ओवन, और इसके साथ ही उसने ओवन को किक कर दिया. द वेट क्ले कोलैप्स्ड इनटू अ हीप, मतलब जो गीला क्ले था ना वो कोलैप्स्ड हो गया. महाराज, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी बट यू आउट टू फियर गॉड, मतलब वो बोलती है कि आप किसी से भी डरो मत, पर आपको भगवान से तो डरना चाहिए. वॉट गुड डज इट टू ruin मी लाइक दिस, आपको क्या अच्छा मिलेगा मुझे ऐसे बर्बाद करने से. डू यू थिंक गोल्ड इज गोइंग टू ग्रो आउट ऑफ दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड, आपको क्या लगता है इधर सोना मिलेगा ये इतने छोटे टुकड़े लैंड के. फॉर योर ओन गुड आई एम टेलिंग यू, डोंट टॉर्मेंट पुअर पीपल, डोंट बी डेथ ऑफ मी, मतलब आप पुअर लोगों को ऐसे नहीं करो, आप ऐसे ट्रीट नहीं करो दूसरों को. यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड एनी ओवन हेयर अगेन, तो वो ऐसी कड़क आवाज़ में बोल के जाता है कि आप इधर फिर से ओवन बना नहीं सकती है. इफ़ आई डोंट हाउ आई एम गोइंग टू बी एबल टू ईट, अगर मैं नहीं बनाती हूँ तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगी. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बेली, मतलब मैं तुम्हारे खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. बट इफ़ आई डू नथिंग एक्सेप्ट चोर्स फॉर यू वेयर विल आई गो फॉर फूड, अगर मैं आपके कामों के अलावा और कुछ नहीं करती तो फिर मैं खाने के लिए किधर जाऊँगी. इफ़ यू आर गोइंग टू स्टे इन द विलेज यू हैव टू डू माई चोर्स, अगर आपको इस विलेज में रहना है तो आपको मेरे काम करने पड़ेंगे. आई विल डू वैन आई बिल्ड माई ओवन, आई कान डू योर वर्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग इन दिस विलेज, मेरा जब ओवन बन जाएगा तो फिर मैं आपके काम कर दूँगी, मैं सिर्फ आपके काम करने के लिए इस विलेज में नहीं रहती. देन डोंट जस्ट गेट आउट ऑफ द विलेज, तो वो कहता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम चली जाओ यहाँ से. हाउ कैन आई हैव ग्रोन ओल्ड इन दिस हट, मैं इसी झोपड़ी में तो बड़ी हुई हूँ. माई इन लॉज एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन दिस सेम हट, मेरे जो इन लॉज थे, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इसी हट में रहते थे. एक्सेप्ट फॉर यामा द किंग ऑफ डेथ नो बडी इज गोइंग टू फोर्स मी आउट ऑफ इट नाउ, मतलब किंग ऑफ डेथ के अलावा कोई भी मुझे यहाँ से लेके जाने का ऑर्डर नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरे इधर से बहुत सारे लोग, मेरे इन लॉज, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग यहाँ पे रह के गए हैं और मैं यहाँ पे ही पली भरी हूँ. Excellent. Now you are quoting scripture. पंडित उदयपान said, if you would worked hard, I might have let you stay. अगर आपने और अच्छा काम किया होता, वर्क हार्ड किया होता तो मैं आपको रहने देता. But after this, I won't rest until I have thrown you out. मैं तब तक चैन से नहीं जीऊँगा जब तक मैं आपको बाहर यहाँ से धकेल नहीं देता. To his attendants he says, go get a pile of leaves right away and set fire to the whole thing. We will show how टू मेक अ ओवन. उसने बोला अपने सर्वेंट्स को कि अभी के अभी इधर फायर जला दो और उसको बताओ कि कैसे ओवन बनाते हैं. इन अ मोमेंट देयर वॉज अ ट्रेमेंडस रैकेट, द फ्लेम्स leapt टूवर्ड्स द स्काई, द ब्लेज spread wildly in all directions till the villagers came clusters in around the mountain of fire. Hopelessly Bungi stood by her oven watching the conflagration. Suddenly with violent dash she hurled herself into the flame. They came running from everywhere, but no had the courage to go in the mouth of blaze. In matter of seconds, her withered body was completely consumed. At that moment, the wind rose with gusts. The liberated flame began to rise towards the east. There were some peasants' huts near the oven, which were engulfed by the fierce flame. Fled in this way, the blaze spread even further. Panditji's barn was in its pass, it pounced upon it, but now the whole village was in panic. They began to band together to put out the fire, but the sprinkle of water acted like oil on it. The flame became mounting higher. Pandit Udaypan's splendid mason was swallowed up. While he watched, it tossed like a mist. Wild waves disappeared in the sea of fire. The sound of lamentation that broke out amidst the ashes were even more pitiful than Bungi's grievous cries. यहाँ पे क्या हुआ, उसने जब आग जलाई, बूंगी उसी ओवन के पास खड़ी थी तो बूंगी तो जली गई और किसी को भी उस ब्लेस के पास जाने की ताकत नहीं थी. फिर वो फायर इतनी तेज़ी से बढ़ती गई कि उसके जो बूंगी के ओवन की लाइन में जितने भी हट थे वो जल गए. फिर धीरे धीरे वो उसी घर के पास आई जहाँ मैंसन के पास आई जहाँ पे ये पंडित रहता था, उसका मैंसन भी जल गया. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मैंसन जल गया ना वो बूंगी के क्राई से भी गंदी तरह से जल गया. इसके लिए बोलते हैं वॉट एवर यू डू टू अदर्स इट कम इन a way or another to you. So
how Pandit behaved to the Bungi returned to him in the same way. So this chapter was written by Munshi Premchand. You can refer the new words from your textbook. And then here are some question answers. If you have understand the chapter clearly, you can like, share, subscribe to my channel.